टाइम मशीन में बैठकर लगभग 5000 साल पीछे जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। हमारे पास स्रोतों का एक पूरा ढेर है, जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के नोट्स, कुछ पुरातात्विक रिपोर्ट्स और कई लेख। बिल्कुल। और हमारा मिशन सिर्फ तथ्यों को दोहराना नहीं है, बल्कि इस महान सभ्यता की कहानी को समझना है, उन छपी हुई बातों को जानना जो इसे इतना खास बनाती है। बिल्कुल। और ये एक ऐसी कहानी है जो किसी भी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। सही बात है। एक ऐसी सभ्यता जो अपने समय से हजारों साल आगे थी और फिर रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। तो आज हम इसी की परतों को खोलेंगे। कहां से? उनके शहरों की बनावट से लेकर उनके व्यापार और समाज तक, और अंत में उस बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका हुआ क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी मैं सभ्यता के बारे में पढ़ता हूँ तो जो पहली चीज जो सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है उनके शहर, उनकी अर्बन प्लानिंग, है ना? हाँ बिल्कुल। मतलब स्रोत कहते हैं कि शहर एक ग्रिड पैटर्न पर बने थे, सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी, जो उस जमाने के हिसाब से तो मतलब अविश्वसनीय है। आज के चंडीगढ़ जैसा लगता है, पर 5000 साल पहले ये कैसे मुमकिन था? यही तो इस सभ्यता का जीनियस है। और ये सिर्फ एक दो शहरों की बात नहीं है। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा, हाँ धोलावीरा, लगभग हर बड़े शहर में यही मानकीकरण, यही स्टैंडर्डाइजेशन दिखता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इससे साफ पता चलता है कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी रही होगी या फिर शहर बनाने के कुछ पक्के नियम थे जो हर जगह माने जाते थे। ये कोई अचानक बसे शहर नहीं थे, ये पूरी तरह से प्लान्ड अर्बन डेवलपमेंट था। और शहरों को भी दो हिस्सों में बांटा गया था, है ना? हाँ। एक दुर्ग यानी सिटाडेल, हाँ। और एक निचला शहर। हाँ। दुर्ग जो आमतौर पर पश्चिम में एक ऊंचे चबूतरे पर होता था, वहाँ शायद शासक वर्ग या प्रशासक रहते होंगे। अच्छा। और यहीं पे हमें वो विशाल स्नानागार और अन्नागार जैसी महत्वपूर्ण इमारतें मिलती हैं। और निचले शहर में? निचले शहर में आम लोग रहते थे, जैसे कारीगर, व्यापारी और मजदूर। ये एक तरह से उनकी सामाजिक व्यवस्था को दिखाता है। ठीक है, सड़कें और ग्रिड पैटर्न तो समझ आता है, लेकिन मैंने स्रोतों में पढ़ा कि उनकी असली इंजीनियरिंग वो जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे छिपी थी। आप उनकी जल निकासी व्यवस्था यानी ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रहे हैं? हाँ। और वो सचमुच अविश्वसनीय थी। सोचिए, हर घर की अपनी नाली थी जो सड़क की मुख्य नाली से जुड़ती थी। और वो भी ढकी हुई? बिल्कुल। वो नालियां खुली नहीं थी, वे ढकी हुई थी। और सड़कों पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैनहोल भी थे ताकि उनकी सफाई की जा सके। कमाल है, ये तो आज के जमाने की बात लगती है। ये स्वच्छता और पब्लिक हेल्थ पर उनका जोर दिखाता है, जो उस युग में कहीं और देखने को नहीं मिलता। इन दुर्गों के अंदर क्या होता था? कोई महल? मैंने स्रोतों में मोहनजोदाड़ो के एक विशाल स्नानागार, अ ग्रेट बाथ का जिक्र देखा है। वो क्या था? किसी राजा का प्राइवेट स्विमिंग पूल था क्या? हाँ, प्राइवेट स्विमिंग पूल से कहीं ज्यादा था वो। ये एक बड़ा आयताकार टैंक था जो पकी हुई ईंटों से बना था। अच्छा। और उसे वाटरप्रूफ बनाने के लिए उन्होंने बिटुमेन यानी प्राकृतिक तार का इस्तेमाल किया था। बिटुमेन, ये वही चीज है जिससे आज सड़कें बनती हैं? बिल्कुल वही, प्राकृतिक तार। उन्होंने 5000 साल पहले इसका इस्तेमाल किया और वो आज भी काफी हद तक वाटरप्रूफ है। अनबिलीवेबल। माना जाता है कि इसका इस्तेमाल धार्मिक अनुष्ठानों मतलब रिचुअल बेदिंग के लिए होता था। इसके अलावा अन्नागार का भी जिक्र है, ग्रानेरीज। हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण थी। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में विशाल अन्न भंडार मिले हैं। ये सिर्फ अनाज रखने के गोदाम नहीं थे। तो फिर क्या थे? ये शायद उनके इकोनॉमिक सिस्टम का केंद्र थे, जहाँ टैक्स के रूप में अनाज इकट्ठा किया जाता था। इन सब इमारतों में एक बात कॉमन दिखती है, ये ईंटें। क्या ये वही कच्ची मिट्टी की ईंटें थीं जो मिस्र में देखते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। मिस्र के लोग ज्यादातर धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन हड़प्पा के लोगों ने बड़े पैमाने पर आग में पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया, जो ज्यादा मजबूत होती हैं। ज्यादा मजबूत और ज्यादा टिकाऊ। और सबसे दिलचस्प बात है उनका आकार। सभी ईंटें एक अनुपात में थीं, 1:4। 1:2:4। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि 2 ईंटों की चौड़ाई एक ईंट की लंबाई के बराबर थी। ओके। इससे दीवारें बनाने में एक इंटरलॉकिंग पैटर्न बनाना बहुत आसान हो जाता था, जिसे आज भी इंग्लिश बॉन्ड कहते हैं। ये लोग सिर्फ ईंटें नहीं बना रहे थे, वे सिविल इंजीनियरिंग के सिद्धांत समझ रहे थे। ये तो सच में हैरान करने वाला है। अच्छा, धोलावीरा और लोथल जैसे कुछ खास शहरों का भी जिक्र है। हाँ,
गुजरात में धौलावीरा एक बेहतरीन उदाहरण है। यह शहर 3 हिस्सों में बटा था और यहाँ पानी जमा करने और मैनेज करने का एक शानदार सिस्टम था। बड़े बड़े जलाशय और बांध। और लोथल? वो तो उनके व्यापारिक साम्राज्य का गहना था। वहाँ एक मानव निर्मित बंदरगाह, एक डॉकयार्ड मिला है। लोथल का ये बंदरगाह वाकई कमाल है। जाहिर है इतना बड़ा डॉकयार्ड सिर्फ घूमने फिरने के लिए तो नहीं बनाया होगा। बिल्कुल नहीं। यहाँ से किस तरह का सामान आता जाता था? उनकी पूरी इकोनॉमी आखिर चलती कैसे थी? उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी कृषि। मुख्य फसलें थीं गेहूं और जौ। इसके अलावा वे मटर, सरसों और तिल भी उगाते थे। कालीबंगन में हमें जुते हुए खेत के सबूत भी मिले हैं। मतलब वो हल का इस्तेमाल जानते थे? हाँ, और मोहरों पर बने सांड के चित्र बताते हैं कि हल खींचने के लिए शायद बैलों का इस्तेमाल होता था। और कपास, है ना? क्या वो कपास उगाने वाले पहले लोग नहीं थे? बिल्कुल, ये उनकी सबसे बड़ी देन में से एक है। वो दुनिया के पहले लोग थे जिन्होंने कपास उगाया और उससे कपड़ा बनाया। अच्छा। यहाँ तक कि मेसोपोटामिया के लोग सिंधु क्षेत्र को मेलुहा कहते थे, जो शायद सूती कपड़ों के व्यापार का एक बड़ा केंद्र था। पर अगर व्यापार इतना बड़ा था तो वो लेन देन कैसे करते थे? स्रोत कहते हैं कि उनके पास सिक्के तो थे ही नहीं। नहीं, सिक्के नहीं थे। व्यापार पूरी तरह से वस्तु विनिमय प्रणाली, मतलब बार्टर सिस्टम पर आधारित था। तो फिर हिसाब किताब कैसे रखते थे? उनके पास मानकीकृत बाट और माप की एक बहुत ही सटीक प्रणाली थी। हमें हाथी दांत और सीप से बने तराजू और चटक भूरे रंग के पत्थर से बने बाट मिले हैं, जो 16 के गुणज में थे। और ये व्यापार सिर्फ स्थानीय नहीं था? बिल्कुल नहीं, ये एक इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क था। मेसोपोटामिया यानी आज का इराक, उसके साथ उनके व्यापार के पक्के सबूत हैं। अच्छा, कैसे? मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड्स में मेलुहा से आने वाले जहाजों का जिक्र है। दिलमुन, जो शायद बहरीन था, और माकन, शायद ओमान, ये बिचौलिए बंदरगाह थे। और उनकी वो मशहूर मोहरें, सील्स, उनकी इस व्यापार में क्या भूमिका थी? वो एक तरह से आज के ब्रांड लोगो या शिपिंग लेबल की तरह थीं। अच्छा। ये मोहरें मुख्य रूप से सेलखड़ी, मतलब स्टीयरडाइट से बनी होती थीं। ये एक तरह का नरम पत्थर होता है। इन पर जानवरों की आकृतियां और उनकी रहस्यमयी लिपि में कुछ लिखा होता था। जब वो सामान का गट्ठर भेजते थे तो उस पर गीली मिट्टी लगाकर अपनी मोहर लगा देते थे, ताकि पता चल जाए कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। बिल्कुल, ये बहुत ही एडवांस सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे एक बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। हमने व्यवस्थित शहरों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और इंजीनियरिंग की बात की, लेकिन मिस्र के पिरामिडों या मेसोपोटामिया के विशाल मंदिरों जैसी कोई चीज यहाँ क्यों नहीं मिली? सही सवाल। राजाओं के बड़े बड़े महल कहाँ हैं? और यही सवाल इस सभ्यता को सबसे अनोखा और रहस्यमयी बनाता है। दुनिया की बाकी महान सभ्यताएं, मिस्र, मेसोपोटामिया, वो अपने विशाल मंदिरों, राजाओं के मकबरों और युद्ध के स्मारकों से पहचानी जाती हैं। और यहाँ लगभग कुछ भी नहीं। ऐसा लगता है कि उनका सारा ध्यान जीवन को बेहतर बनाने पर था, व्यापार, साफ सफाई, योजना, न कि मरणोपरांत भव्यता या युद्ध पर। तो फिर शासन कौन करता था? कोई राजा नहीं, कोई पुजारी नहीं? ये एक बड़ी बहस का विषय है। कई विद्वानों का मानना है कि ये शायद एक व्यापारी वर्ग द्वारा शासित सभ्यता थी, जहां फैसले सामूहिक रूप से लिए जाते थे। उनका ध्यान विजय के बजाय वाणिज्य पर था। कला के बारे में क्या? हमें कुछ तो मिला ही होगा। मैंने मोहनजोदाड़ो की डांसिंग गर्ल की मूर्ति के बारे में पढ़ा है। हाँ, वो कांसे की छोटी सी मूर्ति कला का एक अद्भुत नमूना है। इसके अलावा मोहनजोदाड़ो से ही मिली दाढ़ी वाले पुजारी की सेलखड़ी की मूर्ति भी बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन जो चीजें सबसे ज्यादा मिली हैं वो है टेराकोटा, यानी पकी हुई मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियां, जानवरों की, और सबसे ज्यादा एक स्त्री की, जिसे मातृ देवी या मदर गॉडेस माना जाता है। तो क्या वे मातृ देवी की पूजा करते थे? उनकी धार्मिक मान्यताएं क्या थी? ऐसा लगता है कि मातृ देवी या उर्वरता की देवी की पूजा बहुत प्रचलित थे। अच्छा। इसके अलावा एक मुहर पर एक पुरुष देवता का चित्र है, जो योग मुद्रा में बैठे हैं और जानवरों से घिरे हैं। कई इतिहासकार इसे पशुपति या भगवान शिव का आरंभिक रूप मानते हैं। और अग्नि पूजा? हाँ, कालीबंगन और लोथल जैसी जगहों पर अग्नि वेदिकाएं यानी फायर ऑल्टर्स मिली हैं, जो शायद अग्नि पूजा या यज्ञ जैसे अनुष्ठानों का संकेत देती हैं। तो ये कितनी उन्नत, व्यवस्थित और समृद्ध सभ्यता थी। फिर ये सब खत्म कैसे हो गया? वो ये सब कुछ कहाँ चला गया? यही इस कहानी का सबसे दुखद और रहस्यमयी हिस्सा है।
और पहली बात तो ये कि ये अचानक खत्म नहीं हुई। अच्छा, लगभग 1900 ईसा पूर्व से इसका धीरे धीरे पतन शुरू हुआ, जो कई सौ सालों तक चला। और इसके लिए कोई एक कारण नहीं है, बल्कि कई कारणों ने मिलकर इस महान सभ्यता को खत्म कर दिया। जैसे कि क्या वो मशहूर आर्य आक्रमण वाला सिद्धांत सच है? वो एक बहुत पुराना सिद्धांत था जिसे अब ज्यादातर इतिहासकार नहीं मानते, क्योंकि किसी बड़े आक्रमण या युद्ध के कोई ठोस पुरातात्विक सबूत नहीं मिले हैं। तो फिर असली कारण क्या हो सकते हैं? सबसे बड़ा कारण माना जाता है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। हाँ, मॉनसून का पैटर्न बदल गया, बारिश कम हो गई जिससे सूखा पड़ने लगा। इसका सीधा असर खेती पर पड़ा, जो उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। बिल्कुल। इसी से जुड़ी एक और थ्योरी है घग्गर हाकरा नदी का सूख जाना, जिसे कई लोग प्राचीन सरस्वती नदी मानते हैं। जब एक पूरी नदी सूख जाए तो उसके किनारे बसे शहर अपने आप उजड़ जाएंगे। और बाढ़ का भी जिक्र आता है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये भी एक बड़ा कारण था। कुछ इलाकों में जैसे मोहनजोदड़ो में नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया, जिससे विनाशकारी बाढ़ें आईं। तो प्रकृति ने इस सभ्यता को खत्म कर दिया। प्रकृति के साथ साथ मानवीय कारक भी थे, मतलब इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। सोचिए, लाखों पकी हुई ईंटें बनाने के लिए, जहाज बनाने के लिए उन्होंने कितने जंगल काटे होंगे। वनों की कटाई और संसाधनों की जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया। तो ये एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म था, सूखा, बाढ़ और खत्म होते प्राकृतिक संसाधन। और इस पतन का नतीजा क्या हुआ? लोग कहाँ गए? शहर धीरे धीरे खाली हो गए। लोग छोटे छोटे समूह में पूर्व में गंगा के मैदानों की ओर और दक्षिण में गुजरात और महाराष्ट्र की ओर चले रहे। तो एक शहरी सभ्यता खत्म हो गई। हाँ, एक महान शहरी सभ्यता का अंत हुआ और जीवन फिर से ज्यादातर ग्रामीण हो गया। भारत में दोबारा इतने बड़े और व्यवस्थित शहर बनने में लगभग 1400 साल लग गए। तो चलिए आज की इस गहरी पड़ताल को समेटते हैं। हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ ईंटों और मिट्टी के ढेर नहीं है। ये एक ऐसी सभ्यता थी जिसकी शहरी योजना आज भी हमें सिखा सकती है। बिल्कुल, जिसका व्यापार नेटवर्क मेसोपोटामिया तक फैला था और जिसका समाज शायद हमसे ज्यादा व्यावहारिक और शांतिपूर्ण था। और उसका अंत किसी एक घटना से नहीं, बल्कि कई पर्यावरणीय और मानवीय कारकों के धीमे जहर से हुआ। बिल्कुल, और यह हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाता है कि कोई भी सभ्यता कितनी भी उन्नत क्यों ना हो, वो अपने पर्यावरण से बड़ी नहीं हो सकती। लेकिन उनकी सबसे बड़ी विरासत आज भी एक पहेली है, और वो है उनकी लिपि। हाँ, उन हजारों मुहरों, बर्तनों और तांबे की पट्टियों पर लिखे वो शब्द, वो क्या है? क्या वो किसी राजा के नाम है, किसी देवता की प्रार्थना है, या व्यापार का कोई हिसाब किताब? हम नहीं जानते, क्योंकि आज तक कोई भी उस लिपि को पढ़ नहीं पाया है। ये सोचने वाली बात है। उस लिपि के पीछे उनके समाज, उनके विश्वास और उनके शासन के न जाने कितने रहस्य छिपे हैं। अगर हम उसे पढ़ पाते तो शायद हमें प्राचीन भारत का इतिहास फिर से लिखना पड़ता। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी इतिहासकारों को प्रेरित करता है।